हेलो दोस्तों, जय हिंद। भारत के प्राचीन इतिहास को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो दोस्तों कंटिन्यू सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम पहुंच चुके हैं मध्यकालीन भारत, यानी भारत का जो मध्यकाल था 712 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समय था भारत का, वह कैसा था और कितनी लड़ाइयाँ हुई, क्या क्या घटित घटनाएँ हुई हमारे भारत में, तो उसको आज हम A to Z डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कि इस सेशन से दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है यह सेशन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों मध्यकालीन भारत का जो समय था वह 712 AD से लेकर 1200 AD तक चला था, जिसमें काफ़ी सारी घटनाएं घटित हुई थी। दोस्तों भारत में पहले बहुत सारा खजाना हुआ करता था, जिसको दोस्तों पश्चिमी सभ्यता के जो लोग थे, यानी कि अरब देश के हो गए, यानी जो लुटेरे हुआ करते थे, भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट किए। तो दोस्तों तभी भारत पर मध्यकालीन समय में 3 आक्रमणकारी भारत में आए थे। कौन कौन से थे देखते हैं, 1 2 3। पहला था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। यह दोस्तों बहुत ख़तरनाक था। यह भारत पर क्यों आया था उसको हम आगे पढ़ेंगे। यह भारत में पहली बार तो आक्रमण किया था भारत को लूटने के लिए। तो पहला था मोहम्मद बिन कासिम, इसने भारत पर एक बार ही आक्रमण किया था और दोस्तों यह भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद आया था दोस्तों महमूद गजनवी। यह दोस्तों बहुत ख़तरनाक आक्रमणकारी था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको सुनकर आपके रोंगटे कांप जाएंगे। यह इसकी कारनामा कैसे थे उसको हम देखेंगे आगे। महमूद गजनवी दोस्तों भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, यानी कि भारत को इसने 17 बार लूटा था। और तीसरा जो आया था वह मोहम्मद गौरी था। यह भी दोस्तों बहुत ख़तरनाक रूरल था और ये भी भारत पर आक्रमण किया था और यह दोस्तों भारत पर 5 बार आक्रमण किया, यानी भारत को 5 बार इसने लूटा था। अब हम दोस्तों एक एक आक्रमणकारी को हम यानी डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम उस समय क्या हुआ करता था कि जो भारत के जो पश्चिमी देश हैं, फारस, एक देश था फारस, वहाँ का राजा अल-हज्जाज बिन यूसुफ हुआ करता था। इसके हुक्म पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में उसने पहली बार आक्रमण किया था। अल-हज्जाज बिन यूसुफ जो फारस का राजा था, इसके हुक्म पर मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सेना के साथ भारत पर 712 ईस्वी पर इसने पहली बार आक्रमण किया था और यह इसका आक्रमण सफल भी हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर अपना पहला सफल आक्रमण किया था, मतलब इसकी विजय भी प्राप्त हुई थी। अरबों के आक्रमण के समय, यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय पर सिंध का शासक जो था वह राजा दाहिर हुआ करता था। दोस्तों भारत का जो सिंध वाला एरिया कहा जाता है, यानी भारत का जो पाकिस्तान वाला एरिया था उसको सिंध कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों भारत के जो पश्चिमी देश थे, यानी इधर से जो आते थे, वह भारत के पश्चिमी साइड पर पहले आक्रमण करते थे। तो यहाँ पर जो एरिया था भारत का वह सिंध कहलाता था और वहाँ पर शासन था राजा दाहिर का, जो एक हिंदू शासक था। वहाँ पर दोस्तों राजा दाहिर का शासक था और मोहम्मद बिन कासिम ने डायरेक्ट आके राजा दाहिर पर इसने आक्रमण किया था और राजा दाहिर को इसने पराजित किया था। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है कि राजा दाहिर जो था वह भारत का अंतिम हिंदू शासक था, यानी कि इसके बाद दोस्तों यानी कि मुस्लिम शासक स्टार्ट हो गया था। भारत पर जो शासक था राजा दाहिर, यह भारत पर लास्ट यानी अंतिम राजा हिंदू शासक था। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न में यदि पूछा जाता है कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो याद रखिएगा राजा दाहिर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि रिवीजन करने में आपके काम आ जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पॉइंट में उल्लेख है दोस्तों कि भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वह धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, आप इसको गहराई से पढ़िएगा। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और भारत की धन दौलत को लूटने के लिए जो अरब वासी थे वो भारत पर आक्रमण किए थे। यानी कि भारत में पहले हिंदुओं का शासन हुआ करता था और हिंदुओं को नष्ट करके इस्लाम धर्म, यानी जो मुस्लिम थे
उनका प्रचार प्रसार करने के लिए और भारत की धन दौलत को लूटने के लिए अरब वासियों का प्रमुख उद्देश्य था। उन्होंने भारत को खूब लूटा भी और इस्लाम धर्म का खूब प्रचार प्रसार भी किया और मुस्लिम की स्थापना भी करी थी यहाँ के। वो हम आगे बताएंगे दोस्तों, जब शुरू होता है मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य को हम आगे डिटेल से पढ़ाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। अगला पॉइंट है इतिहास में इसका प्रमाण। दोस्तों इसका प्रमाण जो है चचनामा किताब में लिखा गया है, जिसका फारसी में ट्रांसलेट किया है अली बकर कूफ़ी ने। दोस्तों ये महान इतिहासकार अली बकर कूफ़ी ने चचनामा किताब को इसने फारसी में ट्रांसलेट करके इन सब के बारे में उन्होंने बताया है। अभी हमने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। इसने भारत पर केवल एक बार ही आक्रमण किया था और उसका आक्रमण भी सफल हुआ था, जिसने 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा 712 ईस्वी एडी में इसने सफल आक्रमण किया था। तो पहला आक्रमणकारी ख़त्म हुआ। दूसरा कौन था दोस्तों? महमूद गजनवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों महमूद गजनवी। दोस्तों महमूद गजनवी का जो इतिहास का प्रमाण है वह लूट मार से भरा पड़ा हुआ है। तो हम इसको देखेंगे कि आखिर इसके कारनामे कैसे थे और क्या क्या कारनामे किया था भारत में आके। पहली बार तो दोस्तों महमूद गजनवी था, वह 998 ईस्वी में ही गद्दी पर बैठा था। भारत पे आके 998 ईस्वी पर इसने गद्दी पर बैठा। और यह बैठा कैसे था? ये दोस्तों 1001 से लेकर 1027 तक, देखिए 27 साल में इसने 17 बार आक्रमण किया था। भारत पे 17 बार आक्रमण किया था और 17 बार भारत को लूट के ले गया था। जो कि याद रखिएगा पूछा जाता है महमूद गजनवी में भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे, तो ध्यान रखिएगा 17 बार आक्रमण किए थे और उसने 27 साल के बीच में। इसका भी मेन उद्देश्य था धन की प्राप्ति। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था धन की प्राप्ति के लिए। तो जो कॉमन था, महमूद गजनवी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। मूर्तिभंजक का जो अर्थ है दोस्तों, इसने 1025 ईस्वी में इसने सबसे बड़ा लूट मार किया था सोमनाथ मंदिर को लूट के। दोस्तों 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को इतनी खतरनाक तरीके से लूटा था कि इसने वहाँ के शिवलिंग को भी तोड़ डाला था और वहाँ के हजारों पुजारियों के मतलब सिर को भी कलम कर दिया था। तो इसलिए इसको मूर्तिभंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। 1025 में इसने बहुत सारा भारत के सोमनाथ मंदिर का जो खजाना था, सोना चांदी था, इसको लूट कर वह भारत वापस अपने गजनी ले गया था। महमूद गजनवी जो था वो पहले गजनी का शासक था और इसने भारत पर आके आक्रमण किया था यहाँ लूट मार के लिए। चूँकि यह शिवलिंग को तोड़ डाला था, यानी मंदिर को पूरा विध्वंस कर दिया था, यानी पूरे तरीके से पूरे मंदिर को इसने तहस नहस कर दिया था, इसलिए इसको मूर्तिभंजक कहा जाता है। महमूद गजनवी याद रखिएगा यही था जो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ा। और इन सभी लड़ाइयों के कारण भारत में जो मुसलमानों का शासक शुरू हुआ तो इनके बनाए हुए रास्ते पर आसान हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। दोस्तों यह सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। याद रखिएगा पहले जो शासक हुआ करते थे वो सम्राट लिखा करते थे या कुछ और लिखा करते थे, लेकिन इसने दोस्तों अलग उपाधि धारण करी थी, इसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। याद रखिएगा सुल्तान महमूद गजनवी कहा जाता है इसको, और यह पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला और बढ़े। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, इन सब का वर्णन मिलता है किताबुल हिंद में, जिसको लिखा था इतिहासकार अल-बरूनी ने। सेवंत राय एवं तिलक जैसे हिंदू, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दो शासक थे, यानी सेवंत राय और तिलक, ये दो हिंदू थे। दोस्तों चूंकि महमूद गजनवी जो था एक मुस्लिम शासक था, फिर भी सेवंत राय और तिलक जैसे हिंदू उसके राज दरबार पे उच्च पद पर थे। मतलब
इनकी जो पद थी वो हाई लेवल की पद पर भी रखा था इसने, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दो हिंदू जो थे उनके उच्च पद पर विराजमान थे, यानी उनका काम करते थे। इसके बाद आता है दोस्तों अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फारूकी। ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ये जो चार हैं, ये यानी कि बोला जाए कि चार पहिए हैं महमूद गजनवी के, इसलिए इनको इम्पोर्टेंट दिया जाता है। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फारूकी ये महमूद गजनवी के दरबार में रहा करते थे। अगला पॉइंट है दोस्तों 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उसमें क्या क्या घटना घटित हुई उसको हम देखेंगे। दोस्तों सोमनाथ मंदिर से लूटे हुए धन को वापस ले जा रहा होता है, तभी रास्ते में इसकी लड़ाई किससे हो जाती है? जाट से हो जाती है। जो जाट कम्युनिटी के लोग थे, यह सोमनाथ मंदिर के धन को लूटकर यह वापस अपना गजनी जा रहा होता है, तो बीच रास्ते में इसकी लड़ाई जाट से हो जाती है और यह क्या होता है? पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद यह वापस चला जाता है और 2 साल बाद फिर से यह बैकअप करता है और 1027 ईस्वी में इसने फिर से लड़ाई करता है, जिससे फिर से इसकी हार होती है और फिर यह खाली हाथ वापस जाता है अपने गजनी और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह इंटरेस्टिंग फैक्ट था दोस्तों। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कितना खतरनाक शासक था कि हारने के बाद भी 2 साल इंतज़ार किया और 1027 में इसने फिर बैकअप करके लड़ाई किया, यानी कि बोला जाए तो बाउंस बैक किया, लेकिन इसकी फिर से हार होती है और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह इम्पोर्टेंट था इसके लिए। इसके बाद तीसरा जो शासक आता है वह था मोहम्मद गौरी। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके भी कारनामे अलग है, मतलब इसके भी कारनामे अलग हैं और इतिहास में इसका भी वर्णन किया गया है, इसलिए हम पढ़ते हैं। दोस्तों जब मोहम्मद गौरी भारत आया था तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि इसके साथ 2 व्यक्ति और भी आए थे। जो पहला व्यक्ति था वह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली में था, और दूसरा था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में था। इसको हम दोस्तों थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हम बताएंगे इसको। जब तक हम देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। इसके द्वारा किए गए कुछ आक्रमण थे और उनके परिणाम भी कुछ अलग थे, हम देखते हैं। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन काल में यानी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, यानी भारत को 5 बार लूटने की कोशिश करी थी। उसमें क्या क्या हुआ था? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर इसने हमला किया था, जिस पर मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, पहला सफल आक्रमण। दूसरा था 1178 ईस्वी में इसने माउंट आबू पर आक्रमण किया था, जिस पर इसको क्या हुई थी? हार हुई थी। ध्यान रखिएगा, इस पर ये हार गया, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी। और 1191 ईस्वी में, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान से आ भिड़ा इसने। और जब पृथ्वीराज चौहान से आ भिड़ा तो पृथ्वीराज चौहान भी भारत के एक महान योद्धा थे। तब इसने दोस्तों पृथ्वीराज चौहान से इसकी फिर से हार हो गई, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी और 1192 में इसने फिर से बाउंस बैक किया, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। और फिर से इसने पृथ्वीराज चौहान से पंगा ले लिया और इस बार इसकी लड़ाई इतनी भयानक थी कि यह पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया और यहाँ पर इसको फाइनली जीत मिली। और चूँकि इसको जीत मिली तो इसको और भी कब्जा करना था, भारत में और भी लूटना था, इसलिए 1194 ईस्वी में इसने चंदावर का युद्ध लड़ा था, जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद के साथ इसने लड़ाई करी थी। और तब तक में इसकी सेना बहुत भयानक हो चुकी थी और यह फिर से एक बार जीत लिया भारत को, यानी कन्नौज के राजा जयचंद को इसने फिर से जीत लिया। और दोस्तों 1200 ईस्वी में यानी 1994 में इसका लास्ट युद्ध था और 6 साल बाद 1200 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है मोहम्मद गौरी का इतिहास। अब हम देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके साथ 2 और लोग आए थे, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो था वह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। यह दोस्तों भारत में आया था, दिल्ली में था, जिसने कुतुब मीनार बनवाई थी। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने भारत की कुतुब मीनार, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसने बनवाई थी। चूँकि यह इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। दूसरा जो था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था।
तो यह दोनों दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको शामिल किया था। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जिसने बनवाया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने, और दिल्ली में जो कुतुब मीनार थी उसको बनवाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूँकि दोस्तों ये दोनों मोहम्मद गौरी के शासनकाल में रहते थे, तो इनको अच्छा नहीं लगा था कि हम किसी और के शासनकाल में जी रहे हैं। तो ये दोस्तों क्या करते हैं, भारत पर अपना शासन जमाने की योजना बनाते हैं। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों का सपना होता है कि दिल्ली में राज करना है। यहाँ पर दोस्तों दिल्ली होगा, दिल्ली में राज करना है, और फिर दोनों मिलकर दिल्ली में राज भी करते हैं। और फिर शुरू होता है दोस्तों भारत का एक और इम्पोर्टेंट काल, जिसको बोला जाता है दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ से दोस्तों सल्तनत की शुरुआत हो गई थी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। और यह दोस्तों दिल्ली सल्तनत चला था 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी के बाद से दोस्तों मुग़ल साम्राज्य शुरू होता है। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों दिल्ली सल्तनत को, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से साम्राज्य पे कितने क्रूरता से इसने शासन किया था, दिल्ली को इसने कैसे कैसे अपना बनाया था, और दिल्ली पे दोस्तों इसने राजधानी कैसी बनाई थी, दिल्ली को भी इसने दोस्तों बहुत सारा लूटा था। तो अब हम अगली वीडियो में, जस्ट इसके अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कुछ अपनी राय बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों हम भारत के प्राचीन इतिहास को हमने कवर कर दिया है, और प्रीवियस वीडियो में हमने अपलोड भी कर दिया है, तो आप एक बार जाके ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं दिल्ली सल्तनत वाली वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।